नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। हमारा देश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के तहत श्रमिकों को वितरित शिक्षा योजना के तहत लाभार्थियों के साथ मुख्यमंत्री की विशेष चर्चा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की विशेष चर्चा की गई। आपको बता दें कि बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के अंतर्गत श्रमिकों से विशेष चर्चा और वितरित शिक्षा योजना के तहत लाभार्थियों से चर्चा, साथ ही लाभार्थियों से चर्चा करते हुए सीएम मनोहर लाल की विशेष चर्चा जारी है। आपको बता दें कि लाभार्थियों से सीएम मनोहर लाल चर्चा कर रहे हैं और बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के अंतर्गत श्रमिकों से ये विशेष चर्चा का आयोजन किया गया है, जिसमें हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ये विशेष चर्चा कर रहे हैं। आप छोटी चीज है चाहे बड़ी चीज है, बिना श्रमिक के हम लोग इन कामों को पूरा कर नहीं सकते हैं। हमारे जो भी आर्थिक विकास है उसमें 4 स्तंभ होते हैं, चाहे उसमें पूंजी है, चाहे उसमें भूमि है, उद्यमिता है और साथ में श्रम है। श्रम के बिना कभी भी कोई विकास का काम संभव होता नहीं है। और मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सब लोग एक श्रमिक के नाते से इस देश की सेवा कर रहे हैं। श्रमिकों को महान शिल्पी यानी विश्वकर्मा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इतिहास में विश्वकर्मा हमारे सबसे पहले शिल्पी हुए हैं, जिन्होंने कुछ न कुछ निर्माण करके और हमारे जीवन को सुखी बनाया। चाहे वो प्रारंभ में मिट्टी से चीजें बनती थी, लकड़ी से चीजें बनती थी, लोहे से चीजें बनती थी और धीरे धीरे इन सब चीजों का उपयोग करते हुए आज आधुनिक युग में भी मशीनों के माध्यम से भी श्रमिक ही काम करते हैं। और इन श्रमिकों के बिना हम एक भी चीज का विकास कर नहीं सकते हैं, हमारा जीवन दूभर हो जाएगा। आज अगर दुनिया को इस लेवल पर, इस स्थान पर लेकर के आए हैं तो ये सब श्रमिक ही इसको लेके आए हैं। श्रमिक हरियाणा के विकास में भी बहुत काम कर रहे हैं। हम अपने हरियाणा को विकास को बुलंदियों पर लेकर के गए हैं। दूसरे राज्यों से यदि हम आगे हैं तो इसमें भी श्रमिकों का जो है बहुत योगदान है। आपके बल पर हरियाणा सबसे तेज गति से प्रगति करने वाला ये प्रदेश बना है। स्वामी विवेकानंद भी कहा करते थे कि श्रम ही जीवन है। जिस समाज में श्रम को महत्व नहीं मिलता वह बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। अर्थात हम भी उसी सिद्धांत पर एक प्रकार से काम करते हैं। श्रमेव जयते में विश्वास रखते हुए श्रमिकों के प्रति हमने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं ताकि श्रमिकों का जो जीवन है वो सरल कैसे हो, उनके जीवन, उनके परिवार की आवश्यकताएं वो कैसे पूरी हो, इस प्रकार से आगे हम बढ़ते हैं। अपने यहाँ 2 प्रकार के श्रमिक हैं, संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र तो मात्र 25% श्रमिक ही होते हैं, 75% श्रमिक तो असंगठित क्षेत्र से होते हैं। असंगठित क्षेत्रों का जीवन और ज्यादा दूभर होता है क्योंकि वहां निश्चित कोई आय के साधन नहीं होते। अपना रोजगार स्वयं ढूंढते हैं, स्वयं काम करते हैं या कहीं इक्का दुक्का की संख्या में लोगों के पास जाकर के नौकरी करते हैं। उनकी सुरक्षा रखना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। जब भी इस प्रकार के श्रमिकों की कोई कठिनाई आती है, उस कठिनाई को दूर करने के लिए हमने विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई हैं। श्रमिकों की न्यूनतम वेजेस यानी न्यूनतम वेतन, इसकी सुरक्षा भी हम करते हैं। श्रमिकों का यदि कभी कोई नुकसान हो जाए यानी दुर्घटना हो जाए तो उस दुर्घटना के बीमे की हम चिंता करते हैं। श्रमिकों के रहन सहन के लिए उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया है और इस उद्घाटन कार्यक्रम का कई विपक्षी दलों ने विरोध किया है और इस कार्यक्रम का बहिष्कार भी उनकी तरफ से किया गया है। तमिलनाडु के अधीनतम संतों ने पूरे विधि विधान के साथ अनुष्ठान कराया। पूजा में प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद रहे। धार्मिक अनुष्ठान के बाद अधीनतम संतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिंगूल सौंपा, जिसे नए संसद भवन में स्थापित कर दिया गया है और देश के नए संसद भवन के निर्माण के लिए देश भर से अनोखी सामग्रियों को जुटाया गया है, जैसे नागपुर से सागौन की लकड़ी, राजस्थान के सरमुथुरा से सैड स्टोन और यूपी के मिर्जापुर की काले, अगरतला से बांस की लकड़ी और महाराष्ट्र के औरंगाबाद और जयपुर से अशोक प्रतीक का मंगवाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह पर 75 रुपए का सिक्का भी जारी करेंगे। सिक्के पर नए संसद भवन का चित्र होगा। साथ ही
संसद की तस्वीर के ठीक नीचे साल 2023 भी लिखा होगा और इस पर हिंदी में संसद संकुल और अंग्रेजी में पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स लिखा होगा। सिक्के पर हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया लिखा होगा। इस पर अशोक चिन्ह भी अंकित होगा। तो आज नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह लगातार जारी है और इस वक्त की बड़ी खबर, भाजपा विधानमंडल दल की बैठक। आज बैठक में एनडीए के सभी विधायक रहेंगे मौजूद। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे मौजूद। कैबिनेट समेत सभी मंत्री रहेंगे मौजूद। विधान परिषद उपचुनाव को लेकर होगी बैठक। एमएलसी की 2 सीटों पर चुनाव को लेकर ये बैठक की जाएगी और चुनाव को लेकर मतदान मॉक पोलिंग की जाएगी। विधान परिषद की 2 खाली सीटों पर सोमवार को होने वाले मतदान से पहले भाजपा विधानमंडल दल की बैठक आज होगी। बैठक में भाजपा के साथ ही सहयोगी दलों के विधायक भी मौजूद रहेंगे। बैठक में मतदान को लेकर पार्टी की रणनीति तय होगी। दरअसल सपा प्रत्याशियों ने बीते दिनों भाजपा सहित सभी दलों के दलित और पिछड़े वर्ग से आने वाले विधायकों को पत्र लिखकर अंतरात्मा की आवाज पर मतदान की अपील की थी। वहीं भाजपा का भी प्रयास अपने विधायकों को एकजुटता के साथ विरोधी खेमे में सेंधमारी का है। आपको बता दें कि इस चुनाव में संख्या बल भाजपा के पक्ष में है। विधानमंडल दल की बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, सभी लोग मौजूद रहेंगे। बैठक के बाद विधायकों को मतदान का प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा। बैठक स्थल पर प्रधानमंत्री के मन की बात को सुनने की भी व्यवस्था की गई है। बारिश आंधी से हुए नुकसान का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। मुख्यमंत्री ने राहत कार्य संचालित करने के दिए निर्देश। आपदा से हुई जान हानि में आश्रितों को आर्थिक मदद की जाएगी और जन हानि में प्रत्येक प्रभावित परिवारों को 4 लाख की मदद की जाएगी। 4 लाख की अनुमेय राहत राशि तत्काल प्रदान की जाएगी। सीएम योगी ने ये निर्देश दिए हैं और घरों को नुकसान, पशु हानि पर वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। आपको बता दें कि सीएम योगी ने फसलों को हुए नुकसान का भी आकलन करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न जनपदों में हुई बारिश और आंधी को देखते हुए अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर राहत कार्य पर नजर रखें और प्रभावित लोगों को मदद प्रदान करें। उन्होंने आपदा से हुई जानहानि में प्रत्येक प्रभावित परिवारों को 4 लाख रुपए के अनुमेय राहत राशि प्रदान करने की बात की है और उन्होंने कहा है कि जिन लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाया गया है, साथ ही अगर पशुओं की हानि हुई है और ऐसे में प्रभावितों को तत्काल राहत देने की भी जो अपील की गई है वो लगातार जारी है। मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए हैं कि फसलों को नुकसान का आकलन कर शासन को आज्ञा उपलब्ध कराई जाएगी ताकि इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जा सके और मुख्यमंत्री ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। तो इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजय जुड़ चुके हैं। विजय, जो तूफान और बारिश से लोगों को नुकसान हुआ है, राहत की एक जो आस थी वो पूरी की गई है सीएम योगी की तरफ से। विजय, बता दें जिस तरह से लखनऊ में आंधी और जो बारिश हुई उससे काफी जो नुकसान हुआ है उसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जो है उन्होंने इस पूरे मामले में एक समीक्षा बैठक की और इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और साथ में जो राहत कार्य है उसको संचालित करने के लिए जो दिशा निर्देश है वो अधिकारियों को जारी किए हैं। साथ में जितने भी डीएम है सभी को बिल्कुल साफ कहा गया है जो किसान है उनकी जो फसलों का नुकसान हुआ है उसका आकलन जो है वो भी करने को कहा है और उसका जो मुआवजा है वो जल्द से जल्द देने की बात कही है। साथ में जो जनहित में नुकसान हुआ है उसकी मदद के लिए 4 लाख रुपए की मदद देने के लिए यानी कि 4 लाख रुपए ये अनुमानित जो ना धनराशि है जो कि प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। साथ में घरों का नुकसान और पशु हानि का जो सहायता है, हानि की सहायता है वो भी जो है देने के लिए कहा है।
तो कई ऐसे दिशा निर्देश हैं जो मुख्यमंत्री ने डीएम को दिए हैं और जल्द से जल्द इसके ऊपर तुरंत जो जांच है, आंकलन है, वो करके 4 लाख की जो धनराशि है वो प्रदान करने की बात कही है। जी बिल्कुल विजय, ये 4 लाख की जो धनराशि है उसमें किसानों के लिए है या फिर जिनके घरों को नुकसान हुआ है, पशुओं को नुकसान हुआ है? क्या 4 लाख की राशि को किस हिसाब से डिवाइड किया जाएगा? क्या किसानों को दिए जाएंगे या जिनको घरों में नुकसान हुए उनको कितनी राशि दी जाएगी? पशुओं का नुकसान हुआ है उनको कितनी राशि दी जाएगी? कुछ इस तरह के कोई निर्देश बनाए गए हैं या फिर जो 4 लाख है उसका क्या होगा विजय? 4 लाख जो है वो अनुमानित राशि है, अनुमान लगाया गया है कि ज्यादा से ज्यादा इतनी ही दी जाएगी। यानी कि जो किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है उसके लिए डीएम आकलन करेंगे कि कितने का नुकसान हुआ है और उसके बाद एक जो लेखा तैयार होगा, उसके बाद उनको जो धनराशि है वो दी जाएगी। साथ में घरों का जो नुकसान हुआ है, लोगों के जो तेज बारिश आई, आंधी आई, उससे जो लोगों को घरों का नुकसान हुआ है या जो पशु हानि हुई है उसके लिए जो वित्त सहायता वो दी जा रही है। लेकिन इसकी जांच भी डीएम को दी गई है। डीएम इस मामले की जांच करेंगे, कितना कितना नुकसान हुआ है। एक टीम होगी जो वहां पर जाएगी, पूरी जांच करेगी। जांच करने के बाद डीएम को जो वो रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद जो है ना डीएम ये तय करेंगे कि अनुमानित राशि जो 4 लाख है उसमें से कितना पैसा किस दिन परिवारों को देना है। तो वो मुख्यमंत्री के जिस तरह से निर्देश है और बिल्कुल मुख्यमंत्री ने साफ कहा इसमें कोई ढिलाई ना बरती जाए, इसको जल्द से जल्द किया जाए। तो जितने भी डीएम है उन्होंने आज वही मीटिंग स्टार्ट कर दी है और जल्द से जल्द जो आपदा से जिन लोगों को जनहानि हुई है यानी जो आश्रित है उनकी मदद के लिए डीएम ने कह दिया है। जी बिल्कुल, आश्रितों को मदद की जाएगी सीएम योगी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद विजय चावला तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपी में फिर से माफियाओं और भगोड़ों पर शिकंजा कसता जा रहा है। प्रशासन ने एक लिस्ट तैयार कर ली है। माफियाओं भगोड़ों टॉप 10 अपराधियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी आरके विश्वकर्मा का अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। साथ ही धारा 174A के तहत प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। बिजनौर के कुख्यात मुनीर के केस का उदाहरण दिया गया है। लचर पैरवी की वजह से दोष मुक्त कर दिया गया था। यह मामला आंख खोलने वाला है। ये डीजीपी यूपी डीजीपी की तरफ से बोला गया है। डीजीपी आरके विश्वकर्मा ने शातिर, माफिया, भगोड़े और जिले के टॉप 10 अपराधियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 174A के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बिजनौर के कुख्यात अपराधी मुनीर केस का उदाहरण दिया है, जिसके लचर पैरवी की वजह से 174A के मुकदमे से दोष मुक्त कर दिया गया था। डीजीपी ने कहा कि यह मामला आंख खोलने वाला है, जिसमें सारे साक्ष्य होने के बावजूद विवेचक की सामान्य त्रुटि से यानी कि एक नॉर्मल सी गलती से प्रदेश के बड़े माफिया को अदालत ने दोष मुक्त कर दिया था। डीजीपी ने जारी निर्देशों में कहा है कि धारा 174A का मुकदमा दर्ज करने से पहले गैर जमानती वारंट को तामील कराने के प्रयासों और तामीला न होने पर न्यायालय में कुर्की का उद्घोषणा और उससे संबंधित नियमों का पालन किया जाना सुनिश्चित कर लिया जाएगा। तो माफियाओं और अपराधियों पर एक बार फिर से यूपी सरकार शिकंजा कस रही है। 10 टॉप 10 जो माफिया हैं, टॉप 10 माफियाओं को एक लिस्ट बनाई गई है। अब उन पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। लगातार यूपी में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और अब इसी कड़ी में एक बार फिर से 10 माफियाओं की एक लिस्ट तैयार की गई है। माफिया और भगोड़े टॉप 10 अपराधियों पर कार्रवाई के निर्देश यूपी डीजीपी आरके विश्वकर्मा ने दी है। आपको बता दें कि अधिकारियों को लगातार ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि इन आरोपियों पर लगातार कार्रवाई की जाए। और इस वक्त की बड़ी खबर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का 30 मई को अमेठी दौरा। अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे डिप्टी सीएम। जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों की प्रगति देखेंगे। साथ ही विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण समीक्षा बैठक भी करेंगे। 30 मई को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बिरसिंहपुर के 100 बेड के अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। उद्घाटन की तैयारियों को लेकर शनिवार को डीएम जसजीत कौर ने एसडीएम, एसएसपी, सीडीओ के साथ अस्पताल का दौरा कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। डीएम ने सीडीओ और एसएसपी सोमेन वर्मा के साथ अस्पताल का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने ओपीडी, इमरजेंसी समेत अस्पताल की साफ सफाई को देखा। लोकार्पण को लेकर दर्जनों की संख्या में लगे सफाई कर्मी अस्पताल के अंदर और बाहर की साफ सफाई
कई दिनों के लिए कर रहे हैं और भवन के अंदर और बाहर रंगरोगन का भी काम लगातार जारी है। जिलाधिकारी ने बताया कि अस्पताल का उद्घाटन 30 मई को डिप्टी सीएम द्वारा होना है और अस्पताल का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं और अस्पताल के पूर्ण संचालन होने के क्षेत्र के जनता को काफी सुविधा मिलेगी। निरीक्षण के दौरान एसडीएम जयसिंहपुर और संजीव कुमार यादव, प्रोजेक्ट मैनेजर अनूप शुक्ला, सीओ प्रशांत सिंह, बीडीओ संतोष कुमार, सीएमएस राजकमल चौरसिया सभी लोग मौजूद रहे। और इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा में छावनी बने बॉर्डर महिला पंचायत के लिए जा रहे किसान हिरासत में लिए गए हैं और दिल्ली जाने वाली ट्रेनें भी रोक दी गई हैं। सिंधु बॉर्डर पर बैरिकेड लगाकर सील कर दिया गया है। पुलिस के साथ कमांडो भी तैनात किए गए हैं और साथ ही सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों की तरफ से आज दिल्ली में नए संसद भवन के सामने महिला सम्मान महापंचायत का आह्वान किया गया है और इसमें जाने से हरियाणा और पंजाब के किसान संगठन और जत्थेबंदियों के साथ ही कई सामाजिक और राजनीतिक संगठन और खाप सदस्यों को रोका जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने सिंधु बॉर्डर पर बैरिकेड लगाकर उसे सील कर दिया है। पुलिस ने 7 कमांडो लगाए गए हैं। हर वाहन को जांच के बाद ही दिल्ली में प्रवेश दिया जा रहा है और वहीं सोनीपत की सीमा में भी पुलिस ने बैरिकेड लगाकर जांच शुरू कर दी है। सोनीपत रेलवे स्टेशन पर भी भारी पुलिस बल तैनात की गई है और दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान ओलंपियन बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट लगातार धरना दे रहे हैं। पहलवानों ने रविवार को नए संसद भवन के सामने महिला सम्मान महापंचायत बुलाई है, जिसके चलते दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। बॉर्डर सील करने के साथ ही दिल्ली पुलिस ने पड़ोसी राज्यों से कहा है कि वो दिल्ली में प्रवेश से पहले ही वाहनों को रोक ले, जिससे चलने सोनीपत पुलिस से भी चौकसी बढ़ा दी गई है। सोनीपत की सीमा में पुलिस की 4 कंपनियां तैनात की गई हैं। ब्रजवाहन के साथ ही वाटर कैनन लगाई गई है और पुलिस के अधिकारियों द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है। साथ ही डीसीपी और एसीपी स्तर के अधिकारी बॉर्डर पर मौजूद हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने अपने क्षेत्र में नाकाबंदी कर दी है। पुलिस के साथ कमांडो की ड्यूटी लगाई गई है। वाटर कैनन, रेत से भरे डंपर, क्रेन भी बॉर्डर पर खड़े कर दिए गए। उधर खरखौदा में फिरोजपुर और चंदी बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सभी वाहन जांच के बाद ही दिल्ली भेजे जा रहे हैं। सोनीपत रेलवे स्टेशन पर सुबह से ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जंतर मंतर पर जा रहे किसान सामाजिक संगठनों को स्टेशन पर रोक लिया जा रहा है। और आपको बता दें कि एसीपी नरसिंह के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात है। राजकीय रेलवे पुलिस बल और राजकीय रेलवे पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। सभी से पूछताछ लगातार जारी है। एसपी नरसिंह ने कहा है कि असामाजिक तत्वों को दिल्ली जाने से रोका जाएगा। रेलवे स्टेशन पर एक कंपनी तैनात कर दी गई है। कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी गई है। तो लगातार जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों का समर्थन बढ़ता जा रहा है और आज महिला महापंचायत का आयोजन किया गया है। आज से पल्स पोलियो महाअभियान की शुरुआत। प्रदेश भर में पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। आपको बता दें कि सभी जिलों में आज से महाअभियान की शुरुआत होगी। लखनऊ में अवंती बाई अस्पताल से शुरुआत होगी। लखनऊ में 10 बजे जिलाधिकारी करेंगे शुरुआत। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग लखनऊ में 7 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने के लिए आज से पल्स पोलियो अभियान शुरू करेगा। पल्स पोलियो अभियान के लिए सभी 33 नोडल अधिकारियों की बैठक होगी और स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य सुविधाओं और पंचायत भवन की पहचान कर ली गई है, जहां बूथ स्थापित किए जाएंगे। बता दें कि पल्स पोलियो अभियान लगातार शुरू हो चुका है और इस अभियान के तहत जो पल्स से प्रभावित है उनको इस पोलियो की बूंद पिलाई जाएगी और लखनऊ में 10 बजे जिलाधिकारी इस अभियान की शुरुआत करेंगे। सभी जिलों में आज से ये महाअभियान की शुरुआत की जाएगी। प्रदेश भर में पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। तो लगातार पोलियो अभियान एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। लखनऊ में अवंती बाई अस्पताल से इस अभियान की शुरुआत होगी।
फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।